थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. I'm feeling blessed to invite to the stage the guest of honor of today's event, a stalwart of legal education, a mentor who has shaped countless legal minds, our esteemed guest, respected Professor Dr. Pankaj Kumar Chaturvedi, sir. Sir, please come. साईनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए एवं अभिव्यक्ति के धनी, और जैसा कि आपने अपने माननीय कुलपति से सुना कि विज्ञान की प्रयोगशाला में आज भी मानवीयता की खोज करने वाले और न्यायिक जगत में, खासकर मैं बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा की बात कर रहा हूं, इस इलाके में जज होते हुए एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज के इस सभा के और आज के इस सेमिनार के मुख्य अतिथि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस दीपक रोशन, जज, झारखंड हाई कोर्ट, इसके एक ज्वलंत प्रतिमूर्ति है। एक केवल न्यायिक निर्णयों में एवं लॉ के प्रावधानों का व्याख्या ही नहीं, बल्कि समाज में कैसे मूर्त रूप में उपस्थित हो, कैसे मूर्त रूप में समाज के साथ उस लॉ का साक्षात्कार हो, ये उनकी शुरू से पहचान रही है। अभी 1 मिनट 10 मिनट पहले जब हम लोग मिले तो किसी बात पर मैंने कहा, उन्होंने कहा ना लॉ तो एमेंड भी होना चाहिए ना, कानून नहीं है आज के डेट में, वो कानून अभी नहीं है, लेकिन इनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण जो मैंने अभी तुरंत तत्काल की घटना को बताऊं, उन्होंने कहा लॉ तो एमेंड होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। ये एक खोजबीन करने की जो प्रवृत्ति है, वास्तव में ये अनुकरणीय है और हम लोगों को इससे जानना चाहिए। इस सभा के जो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे जेल के वायरलेस आईजी प्रशांत सिंह सर, इनका मैंने उद्बोधन सुना, काफी विद्वता एवं व्यवहार पक्ष को ध्यान में रखते हुए था। केवल उसमें एक हम्बल सबमिशन मेरा ये था कि इन्होंने कहा कि ओपन जेल सिस्टम, क्योंकि ये एक सेमिनार है और एकेडमिक डिस्कोर्स ही यहाँ मेन इसकी प्रथम और मूल उद्देश्य है। तो ऐसे में ओपन जेल सिस्टम की शुरुआत भी भारत में सबसे पहले हजारीबाग से हुई थी और उसके बाद संपूर्णानंद, उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के नामकरण के साथ ये उत्तर प्रदेश में इसको वहां लाया। ये अलग बात है कि समय की परिस्थिति के अनुसार वहां पर ये असफल हुआ। आज के
लेकिन बावजूद इन्होंने जो विद्वतापूर्ण ढंग से कमिटीज के रिकमेंडेशंस, इसमें नए नूतन आयाम और इन सबको जो रखा, वास्तव में मैं इनके विद्वतापूर्ण इस उद्बोधन का कायल हूं। इस सभा में, इस सभागार में यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभूति हो रही है कि माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एस.पी. अग्रवाल साहब, आपके कुशल नेतृत्व में ये संस्था दिनों दिन अग्रसर हो रहा है, उन्नति के तरफ अग्रसर हो रहा है। यह आपका झारखंड के प्रति, आपके ट्रस्ट का झारखंड के प्रति शिक्षा के प्रचार प्रसार में एक बहुत बड़ा योगदान है। आप एक इस तरह के जो लोग भी इस तरह के शिक्षा की दीपक को जलाने के लिए और उस दीपक को प्रज्वलित और उसको प्रस्फुटित करने के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, वास्तव में मैं उसे जिहाद मानता हूं। यही जिहाद है। हम लोगों के यहां तमसो मां ज्योतिर्गमय, और हमारे मुस्लिम मेथोडोलॉजी में जिहाद, अंधकार से हमको आगे लड़ना है और कहा जाना है सकारात्मकता के लिए, हमें उस क्रिएटिवनेस से ओर जाना है। इंटरप्रिटेशन गलत हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशन सही हो सकते हैं, ये विषय वस्तु की बात है। आज के इस सेमिनार में हम अपनी बात यहां से शुरू करते हैं कि लॉ इज ए नीड ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। कोई भी कानून समकालीन समाज की मांग होती है, और चूंकि समाज परिवर्तनशील है, ऐसे में लॉ स्टैटिक हो ही नहीं सकता। उसमें भी परिवर्तनशीलता ये समाज की अपेक्षा है, और जो लॉ अपनी स्टैटिक टेंडेंसी को नहीं छोड़ता, हम लोग उसको जूरिस्प्रूडेंस की भाषा में, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की भाषा में ये मानते हैं कि वह अपनी प्रासंगिकता को खुद ही खो देता है। और मैं आपके सामने दो छोटे छोटे एग्जाम्पल, आज से 10 साल पहले लेजिस्लेचर ने बना के रखा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। आज से 30 साल पहले हमारे यहां डाइंग प्रथा, उसके प्रोहिबिशन के लिए भी व्यवस्था है। लेकिन आज भी जो हमारी समाज जिसके अवेयरनेस नहीं था, जो सभ्यता के साथ आगे नहीं बढ़ी, आज भी वो ओझा, गुनी, डाइन पर ही विश्वास कर रहे हैं। और ठीक उसी तरह से डाउरी, वो चाहे कोई भी समाज हो, उसमें डाउरी मानना और देना दोनों वर्ग का विषय है। लेकिन समय के साथ आज देखिए धीरे धीरे इंटरकास्ट मैरिज लोगों में पढ़ने लिखने और लोग अपनी अज्ञानता को जानने लगे। अब धीरे धीरे इसमें भी डाइल्यूट होते। एक्ट वही है, लेकिन समाज में उसको एक समय था कि उसको नहीं माना, उसके प्रति डिसअप्रूवल की भावना थी। आज धीरे धीरे उसके प्रति समाज में अप्रूवल होने लगा, अप्रूवल उसको मिलने लगा। जेल सिस्टम भी यही है। यदि क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी, अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र, जो कि लॉ में पढ़ाया जाता होगा, यहां एक पेपर होगा निश्चित रूप से, उसके अगर आप अपराध शास्त्र की प्रिंसिपल्स को देखें, अपराध शास्त्र क्या है?
अपराध से संबंधित विधियों का एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, व्हाई क्राइम और कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर आप क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी से लेकर बेंथम के पेन एंड प्लेजर थ्योरी से लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी तक, वहां भी ये कारागार सिस्टम आज के डेट में भी समसामयिक है। बस अंतर इतना ही है कि उसकी डिग्री चेंज हो गई है, उसके डिग्री में परिवर्तन की बात की गई है। समाज में तो माननीय न्यायमूर्ति के सामने मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि हम लोग एकेडमिक्स हैं। व्यवहार जगत में लॉ का इंप्लीमेंटेशन इनके व्याख्यान और इनके निर्वचन से होता है, लेकिन समाज में लॉ के संदर्भ में इस संदर्भ में दो इंटरेस्ट है, दो धारणाएं हैं। और अगर आप सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को ध्यान में रखेंगे तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है? लॉ इज ए सोशल इंजीनियरिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाने का एक मैकेनिज्म है। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या है? कि समाज में अपराधी नहीं रहना चाहिए, और दूसरा एक कॉन्फ्लिक्टिंग उसके साथ इंटरेस्ट है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषित नहीं हो जाता तब तक वो अपराधी नहीं है। इन दोनों के बीच का एक समन्वय, एक दोनों के बीच का एक जो सिद्धांत था, उसके आधार पर जेल सिस्टम की परिकल्पना की गई कारागार। अब इसमें आता है कि जब आप क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो फिर उस क्रिमिनोलॉजी के बाद पैनोलॉजी के बारे में न्यायमूर्ति हो सकता है इस पर अपनी व्याख्यान में पूरी वृत्तांत इसमें दिग्दर्शन आपको कराएं। हम मॉडर्न एज में 18वीं सेंचुरी से पनिशमेंट के 4 प्रिंसिपल्स को मानते हैं। डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट और रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। हिंदू मेथोडोलॉजी और मुस्लिम मेथोडोलॉजी में इसके अलावा एक और पनिशमेंट की बात की गई थी जिसको हम कहते हैं आत्मशुद्धि, सेल्फ। आप आज भी देखेंगे कोई व्यक्ति अपराध किया है तो कहता है सॉरी, क्षमा कीजिए, मेरे से ये गलती हो गई, मैं इसके लिए प्रायश्चित कर रहा हूं। क्या था ये? आत्मशुद्धि था, आत्म अवलोकन था, आत्ममूल्यांकन था। वह मान रहा है गलती। लेकिन जहां पर प्रिवेंटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात की जाती है, वहां यह माना जाता था कि जब कोई व्यक्ति किसी से अपराध होता है उसको एक जेल में डाला जाए, कारागार में डाला जाए, ताकि वह एकांत अवस्था में जाकर वह चिंतन करे, वह मनन करे। आप कभी कभी किस बात को फील करते हैं, हम लोग फील करते हैं, न्यायमूर्ति चूंकि ये लोग तो इतने ज्यादा काम करते हैं। हमसे एक आदमी ने कहा कि साहब जज हम लोग का काम बड़ा आसान है, शाम को घर हम ले, आपको नहीं पता है उनका काम जितना कठिन है। अगर हम लोगों को एक विश्वविद्यालय में ही चर्चा चल रही थी कि उतना कठिन काम अगर हम लोगों को तो हो सकता है हम लोग में से बहुत लोगों को 2 ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़े, शाम को रात को 12:30 बजे रात तक कल की तैयारी करनी है और अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होकर सुबह में उठ के बाकी भी काम करने हैं। अब फिर कोर्स करना है, अब फिर शाम को ऑर्डर में डिक्टेट करना है और अगले सुनवाई भी है। हम लोग 7 बजे, 7:15 बजे, मैक्सिमम 8 बजे ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस जब छोड़ दिया तो फिर कोई अब कल, लेकिन वहां कल का कोई सिस्टम नहीं होता, वहां रोज का सिस्टम है और 24 घंटा 24 आवर्स। ताकि ये हमारे बच्चे अभी लोक अदालत और लीगल एड और फला सीजीएम का घर भी खुला रहता है, 12 बजे रात को सरेंडर कराना है, जाना पड़ेगा। और उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, वहां भी कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट है। हम आ रहे हैं उस बात पे कि ये जो जेल का सिस्टम बना
सेमिनार है तो हो सकता है इस पर कुछ पेपर आए होंगे, इस पर कुछ पेपर का कुछ प्रेजेंट किए जाएंगे, कुछ इस पर। मैं तो केवल एक इसका कीनोट टाइप से इसको खोलने का प्रयास कर रहा हूं कि अब आप इस पर डिस्कोर्स करें। और सुमन आपकी डीन मेरी ये स्टूडेंट भी रही है, मैंने इनको लॉ पढ़ाया भी। इनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर कोई पेपर आया होगा तो हमको भी भेज देंगे, चूंकि मैं क्रिमिनोलॉजी वगैरह को पढ़ता रहता हूँ। जूरिस्प्रूडेंस क्रिमिनोलॉजी ही मेरा सब्जेक्ट है पढ़ने पढ़ाने का। आज भी मैं क्लास लेता हूँ, क्लास में जाता हूँ, मेरे लिए बड़ा आरामदायक सब्जेक्ट होता है। वो प्रिंसिपल वाला जो काम है वो मैं नहीं उतना बढ़िया से कर पाता हूँ जितना मैं क्लास में सोचता हूँ अपने आप को। और एक चीज ध्यान रहे, हमारे लॉ के विद्यार्थियों से मैं एक बात बता दूं, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस लॉ में कोई एक्सपर्ट नहीं होता। मंच से 3-4 बार बोला गया कि फलाना आदमी लॉ के एक्सपर्ट है, लॉ के जानकार है। लॉ का कोई जानकार, कोई एक्सपर्ट नहीं। अगर ये बात कोई कहता है तो सबसे ज्यादा लॉ वही नहीं जानता है। इसलिए कि एक ही प्रावधान का आर्गुमेंट सुन के एक ही जज, 2 वकील एक ही प्रोविजन को इंटरप्रेट किया जाता है। एक ही जज के 2 जज के सामने एक का निष्कर्ष कुछ दूसरा होता है, दूसरे का निष्कर्ष कुछ दूसरा होता है। लॉ डायनेमिक है, ये सोशल साइंस है, ये साइंस नहीं है, नेचुरल साइंस नहीं है जो कॉन्जुगेशन की थ्योरी पे काम करता है। 2 ऑक्सीजन और 1 नहीं, ये मिलेगा तो जल ही होगा, हाइड्रोजन होगा तो जल ही होगा। ये यहां नहीं चलता है। सूरज उगेगी तो गर्मी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सूरज उगेगी और गर्मी नहीं भी हो सकता है। आपने देखा, कारण कि ये समाज में इंप्लीमेंट होता है, ये समाज में लागू होता है, तो समाज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इसको लागू करना पड़ता है। आज ये जो सवाल उठ रहा है, सर ने कहा रिहेबिलिटेशन, हम लोग क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते और पढ़ाते हैं कि बहुत से अपराधों के कारण गरीबी और अशिक्षा है। छात्रों को अगर जेल से बाहर उनको वहां पर शिक्षा दी जाती है, उनको अच्छा काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल कोर्स करने की ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर उसको फैसिलिटेट करता है, बैंक से लोन मिल जाते हैं, वो एक दुकान करके बैठ जाता है। जो कल तक क्रिमिनल था अब आज दुकान करके बैठ गया वो समाज में, और उस बड़ा सुंदर उसका नाम होता है द रीसोशलाइजेशन, समाज में पुनर्समाजीकरण, उस व्यक्ति का पुनर्समाजीकरण। तो कहने का मेरा पर्पस ये है कि ये जेल सिस्टम इसलिए बना था कि ये एक दंड है, और आदमी आज जाके हम लोग खुद फील करते हैं, जो मैं जहां से बात को खटका था कि साहब जब आप 2-3 दिन अपने ऑफिस को नहीं जाते हैं, 2-3 दिन अपने काम को नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि बेकार बैठे हैं, कुछ करें, कुछ करना चाहिए, कुछ ऑफिस में जाना चाहिए, कोई काम कर, स्टूडेंट है तो पढ़ना चाहिए। हो गया छुट्टी 2-4-5 दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको लगातार वही छुट्टी हो तो फिर आपके लिए वो भार हो जाता है। ठीक यही पर्पस था कि जब उसको जेल में डाल दिया जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी, एक मानसिक ऐसी दशा होगी जिस दशा में वो सोचेगा क्या गलती किए थे, ये हमसे क्यों हो गया, क्या रीजन था। इसको सोचते हुए वह अपने आचरण को या तो ठीक करेगा, फिर उसके अगर ऐसा है तो उसको जो आप सर ने बताया रिहेबिलिटेशन, सर एक मिनट में अपनी बात, तो कहने का पर्पस ये है। लेकिन जब दूसरे तरफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ जेल की बात हो रही है, तो मैं यहां माननीय न्यायमूर्ति से और अपने पुलिस पदाधिकारी से भी ये पूछना चाहता हूं कि क्या जो दंड की सार्थकता थी, जो जेल में दंड देने की प्रवृत्ति थी और जेल की जो प्रकृति थी, क्या वास्तव में वो हुआ? अगर आप जेल को भी, तो उसको दंड नहीं मिला, हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए वो दंड नहीं है। हमारे आपके लिए हो सकता है थोड़े दिन लगे कि साहब प्रतिष्ठा चला जाएगा, हम जेल चल जाएंगे, हम पुलिस
लेकिन अब ऐसा माहौल बन रहा है 2-4-5 सालों में कि बढ़िया बढ़िया लोग जब जेल में आने जाने लगा, तो अब उसमें भी वो जो एक कंसेप्ट था कि ये खेल दृष्टिकोण से माना जाता था, वो अब खत्म हो गया। फॉर्मर भारत के गृह मंत्री भी जेल गए, जो पद पर हैं वो भी कभी जेल गए, जो भूतपूर्व थे वो भी जेल गए। हमारे लिए तो यही तो लोग हैं, हम तो लॉ के स्टूडेंट हैं, हम तो प्रैक्टिकल देखते हैं, हमारे लिए तो यही प्रैक्टिकल है। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े लॉ के जानकार जेल गए, और कौन से हिंदुस्तान के लीगल लुमिनरीज उस केस में इन्वॉल्व नहीं थे। सबसे बढ़िया ब्रेन तो लगा हुआ था। मैं हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, चिदम्बरम से। ये इसलिए ये कोई किसी का आलोचना नहीं, ये यथार्थ है। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हम दृष्टांत देंगे, हम केस लॉ का एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को। तो इसीलिए यह भी कहना कि जेल जाना पहले जो था वो अपराध था, और पहले जेल जाना जो था पहले, अब तो धीरे धीरे ऐसे हो गया है कि जेल एक आम बात हो गई। और इसके पीछे कंसेप्ट था, सर जानते हैं, महावीर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने 1900 जिसकी बात उन्होंने कहा था, कृष्णा अय्यर साहब का जजमेंट था कि बेल इज ए जनरल रूल और जेल इज एक्सेप्शन। आज डाइवर्ट हो गया है, जेल इज ए जनरल रूल, बेल इज एक्सेप्शन। बेल एक छोटा सा आपके ऊपर कंप्लेंट, उसकी मेरिट डिसाइड नहीं हो रही है, कुछ हुआ नहीं और आपको जेल जाना पड़ रहा है। अब आप अंडर ट्रायल के रूप में जेल जा रहे हैं। तो एक सवाल इस बात का भी है कि अगर ये जेल का सिस्टम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में हम आ रहे हैं, आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में आ रहे हैं। आप इस जेल की बात कर रहे हैं, वो जेल तो जेल में जाने के बाद है, एक नए तरीके से एक नया जेल का कंसेप्ट हो गया है। जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो साइबर अपराधी हैं, वो कर दे रहे हैं, आपके घर में आपको जेल में डाल दे रहे हैं। तो इसीलिए ये जो आयाम है, ये जो व्यवस्था है, इसमें क्या लॉ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये एक हमारे जितने भी सेमिनार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के अप्रोच में, चूंकि आप एक सभा में नहीं बैठे हुए हैं जहां सभा की बात हो गई, खत्म हो गया, आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं और उस दिन तक स्टूडेंट हैं जिस दिन तक आप काम कर रहे हैं, आप जीवित हैं, जब तक आपका स्मरण शक्ति काम कर रहा है। तो मेरे कहने का पर्पस है, मैं जहां अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूं कि इसके पूरे सघन परिप्रेक्ष्य में इसकी व्याख्या होनी चाहिए और हर पहलू से इसको एग्जामिन होनी चाहिए कि क्या जेल की जो आज वर्तमान व्यवस्था है, आज जो जेल के संदर्भ में वर्तमान अवधारणा है, वह वास्तव में प्रासंगिक है, रेलिवेंट है, या इसमें उत्तरोत्तर सुधार की आवश्यकता है। कारण कि प्रिजन रिफॉर्म्स आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत कन्वेंशनल है, कोई बहुत लेटेस्ट और मॉडर्न ये बात नहीं है। इस पर कितने सेमिनार और कितने कमिटीज का रिकमेंडेशन हो चुका है। जेल व्यवस्था सुधार, जेल सिस्टम, ये हम लोग पढ़ते और कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन अब सवाल इसी बात का है कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के इस डिजिटल एज में, आज के इस एआई के एज में, इस व्यवस्था में क्या क्या सुधार की अपेक्षा की जा रही है, यही होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हम सभी के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच एक ऐसी महान विभूति उपस्थित है जिनकी न्यायप्रियता, विद्वता और समाज के प्रति सेवा भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं अत्यंत सम्मान और आदर के साथ माननीय न्यायाधीश महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारे विद्यार्थियों को अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें। सत्य जो
Johar. A very good afternoon to all of you, respected dignitaries on the dais of the dais. एक कहावत है कि जब आप किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट आते हैं, चाहे कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आपके पहले बोलने वाले सारे चीज बोल देते हैं, कुछ बच नहीं पाता। और इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर तैयारी आप कुछ रीडिंग स्टडी मटेरियल लाए हैं तो आपको दुख लगेगा, और अगर कुछ नहीं है तो काम भी चल जाएगा। तो without going into any intricate details, though it is not the topic, but why jail has been constituted, whether under British India and now. The question, since British India, it was opened first by Warren Hastings, I think. Yes, Warren Hastings laid the foundation of jail administration in India in 1773, and in 1835 the first jail committee was set up under Lord Macaulay for improvement of jail, and the first Prison Act came in 1894, which is India's first Prison Act. Now the question arises, in the pre-British era, the whole object of the Britishers were to keep the freedom fighter under confinement. But the time has changed now. So now the topic, the discussion is very much on that there should be reformation. Obviously, when the things are not good, then only we think for some reformation. But one will have to think, what is the cause for crime? There are separate causes of crime. And one of the biggest causes is unemployment, which leads to different type of crimes. You all will think, why I am going in cause of crime? The reason behind, in none of our Indian jail system, there is bifurcation of jail inmates. In observation homes, since I am holding charge of 2 districts, so I went to observation home of Chaibasa. There is a bifurcation, separation of juvenile inmates below 7 years and above 8 years, 7 years and above. There is an object behind it, that these 7 years children who came in confinement, we don't use the word confinement, in the observation home due to some illegal act they have committed, they should not come in contact with the main hardened people who have, I have met many jail inmates who have also committed murder. There are several observation on inmates, they committed rape. There are several types of things. Why I said there should be separation. The object behind that the newcomers should not come in contact with the oldcomers. Now this is an era of AI, and cyber crime is in rampant. Rather, after Dhoni, it is only Jamtara which brought Ranchi in the international arena. So, one will have to think that which type of criminal, the criminal is having which type of psychology. A very crude example. Few times we read in the newspaper that a 60-year-old man has misbehaved with 6-year child. So it is very heinous, there is no doubt about it. But we have to go through his mental status. He should be behind mental asylum. He is not supposed to be in the jail also, because it is a mental case. Likewise, now the cyber criminals are also residing along with the other criminals if he is above 21 years of age.
There is no separation in jail. I have inspected several jails. Even the new jail which is going to be introduced, inaugurated soon in this Secondhar portion. That's a very good. It's a 5-star jail, I can say. But there is no separation. Separation in this sense. If a person is a chronic offender, he will be separated from those criminals who are hardened criminals, like extortionists, murderers, and those persons will be alienated, separated with the cyber criminals. As a matter of fact, I told Chief Justice in humor that our old High Court should be given back to the government with an assurance that there should be a cyber cell in old High Court. So many computers are there. Because you can assess, they are so intelligent, they have defrauded even judges of Supreme Court. Whatever may be the reason, lalach, buri bala, no log bolta hai, but still, even Supreme Court judge has been defrauded. One of the Supreme Court judge who is now retired. So, in my personal opinion, there should be strict bifurcation between types of criminals, under trial prisoners or even criminals. Number one, which the government should think deeply. The second aspect is that once a person is either granted bail during under trial or he has been acquitted, it is the responsibility of the society to treat them in a moderate manner. Because if we will treat them as untouchable, the fact remains that a person who was behind bar still we used to say, oh, ye to usme gaya tha, ye to usme gaya tha. This gives a very bad impact on the person, and this will continue the crime. This will not stop the crime. Therefore, there is a strong responsibility, very serious responsibility of the society that think those crimes as an offense, as a mistake. Because your son also must have done mistakes. Even I have done several mistakes in my lifetime. If you go, he read my history after I came to Dhaneshabad. He is not knowing my history prior to matriculation. So I was also like a student who used to go in student mob, this, that. But fortunately, I got a good guidance from parents, from teachers, from well-wishers. So I came in the mainstream. Likewise, one of my friends was murdered in Daltonganj. Unfortunately, his father was transferred to Daltonganj. He came in different group, and finally between the two rival group of Daltonganj, he was murdered. So what I mean to say, it is the society who can make a criminal, who can prevent a criminal. Because the fact remains, the cause of crime is unemployment, at least today. We are not sitting in pre-independence era that people went to, was in custody due to, but the fact remains now, what they will do if a person is empty stomach? The government is not thinking anywhere. The second aspect, which is leading to the crime, is the primary education in all over state. Now, I am amazed to say that now there is no subject like moral science. What we used to read, sometimes it was grade system or percentage. But moral science, freedom struggle, Indian constitution, these are the three subjects that every person must study. And since now primary education in village is not working properly, the so-called Naxals, so-called anti-social elements are taking advantage of those persons. If you will give them proper education till the age of 5th itself, I am sure that they will do good from 6th onwards. That is the thing.
Now, as I said, many things have already been said by Prashant ji and Chaturvedi ji. So technically I don't have to attach more. One thing was open jail system. So see, we have to maintain the security of the society also. If there will be open jail, then the act has to be made in a very serious manner, very precautionary manner, that the person who was under trial and in the society is moving in the society shall not harm the others. So it is very, difficult task for open jail, depending on the crime. And secondly, since there is no employment, very less employment, so the vocational training which has been started now, it has been started in jail, and it has also been started in Chaibasa observation home, where I was working. So in many observation homes and jail, now there is vocational training. Why it is important? Because see, employment cannot be generated overnight. The government must be thinking, but he can't give employment to everyone. So for self-employment, vocational training is necessary. And ultimately the society is responsible again to purchase, to help that person who was initially, sometimes in history he was in jail, but afterwards he is now doing business after getting vocational training. So that's all. Much of the things has been said by my predecessor, so it's all. Thank you. Thank you so much, sir. Now, we would like to open the floor for question and answer session. So, if you have any queries, please feel free to seek answers. So, shall we proceed with our question and answer session? Myself, Sejal Kumari, student of LLB Semester 2. My question is, how reform can be made a mental health of prisoners? किससे पूछना चाहते हैं सर से? आपका जो प्रश्न है कि कैदी के मानसिक स्वास्थ्य में संवर्धन कैसे हो, उसके मानसिक स्वास्थ्य को कैसे, मैं एक चीज आपको मैं बताऊं, ऑलरेडी हमारे यहाँ जेल सिस्टम में ये चीजें इनकॉर्पोरेट की गई। जैसे आप जानते होंगे कि जेल, मिलिट्री, सेना, यहाँ हर धर्म, यहाँ एक धर्म गुरु भी रखे गए हैं। आजकल जो प्राणायाम, ये सारी चीजें भी वहाँ रखी जाती हैं और साथ ही साथ उनको नैतिक और सदाचार की शिक्षा भी दी जाती है ताकि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, मानसिक स्वास्थ्य का जहां तक सवाल है, ये इस बात पर निर्भर
साइबर ऑफेंडर हैं, क्या आप उनको उनकी मानसिक स्थिति को कम आप मूल्यांकन कर रहे हैं क्या? केवल वो सकारात्मक ढंग से नहीं है, अदरवाइज हमारे यहाँ आज भी लीगल सिस्टम में और आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैक्सिमम, सर बताएंगे पुलिस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम जो इसको इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं, और जो लोग ये साइबर वाले क्राइम कर रहे हैं, ये इनका लेवल हो, इनकी जीनियसटी इतनी है कि ये आईआईटी के बाद ये लोग, सोचिए कि ये लोग किस स्तर का ये ऐप बना ले रहे हैं, लिंक बना के आपके मोबाइल पर भेज दे रहे हैं, आपका डाटा, तो इनका मानसिक हेल्थ खराब नहीं है, इनको सार्थक जगह पे लगाया जाए। और इसके लिए हमारे यहाँ सरकार के द्वारा समय समय पर सुधार किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहां सुधार नहीं है, लेकिन वह सुधार कितना सफलीभूत हो रहा है, कितना सफल हो रहा है, यह देखने वाली बात है। आज इनके लिए जेलों में सुबह टहलना, प्राणायाम, डॉक्टर की व्यवस्था, आपको नैतिक शिक्षा के लिए इनको पंडित जी, मंदिर, ये सारी चीजों की भी व्यवस्था की है। लेकिन सब क्या, एक बात मैं यहाँ पर बहुत सुसंगत और रिलेवेंट है तो मैं आपसे बात करूं कि जो कैटेगराइजेशन, ये मैं मेरे पार्ट से इन्होंने कहा कि ये सही बात है कि यही हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी है कि हम इनको विभेद करें कि ये अपराधी की श्रेणी के हैं, ये अपराधी की श्रेणी के हैं, ये अपराधी की श्रेणी के हैं। कारण कि हमारे ही शास्त्र में, हमारे ही ग्रंथों में कहा गया है कि संघर्ष से गुण आत है, संघर्ष से गुण जात। बच्चों को क्यों रखा गया ऑब्जर्वेशन होम में? जब आप इसका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप पढ़ती होंगी, आपको पढ़ाया गया होगा, उसमें जो जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन वाला जो एक्ट है वो बाद में लाया गया। हमारे यहाँ बाल ये जो है कारागार और ये सारी व्यवस्था 1940 से शुरू है, तो इनके हेल्थ के लिए समुचित व्यवस्था है। थोड़ा अंतर इतना ही है कि हम धीरे धीरे, और इनके हेल्थ के लिए हमारा जेल एडमिनिस्ट्रेशन, और अभी माननीय न्यायमूर्ति ने भी कहा कि ये ऑब्जर्वेशन होम के इंचार्ज हैं, तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर बात कर रहे हैं कि वहाँ लड़का को वोकेशनल ट्रेनिंग देके उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, तो इस बातों पर भी इन लोगों का ध्यान है कि उसको अच्छा संगति, उसकी सदाचार, उसको अच्छी चीजें सिखाई जाए ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतर विकसित हो। थैंक यू सर। Good afternoon, sir. I am Soumya Kansha, a student of BA in second semester. I want to ask my question from our honorable chief guest. My question is, as a law student, what are our responsibilities and duties toward this subject of jail reforms? First of all, I have came across 2 cases through NALSA. I am in DALSA, Jharkhand Legal Services Authority. The court has acquitted them, but since nobody was there to inform him, he was such poor person, he was not having any crime, I mean he was not having any close relative or any advisor. So the law student should visit with proper permission of jail superintendent and other superior officers. They should teach 2 things. Awareness with regard to the crime for which he is either under trial or convicted. That this is the sentence. As per the sentence, you have been convicted for 10 years. And as per the present jail memo, there are some concessions like Sunday, 26 January, all those things are also given to the convicts also, those who are under the custody. So, their period will be approximately, if you calculate 20 years, it comes somewhere around 14 years and something. So this should be known to the person who is the main, facing the drama. Secondly, they should also discuss with the officer in charge
who is dealing with the data, that whether any criminal has, survived his sentence, in the sense he has already served the sentence, but still he is in jail. And thirdly, legal awareness with regard to sentence, and also the advice that you can have the benefit of District Legal Services Authority. The District Legal Services Authority, in every jail they used to go and trying to aware them, that is the thing. And so far in the society, you should teach the society, but that don't consider them untouchable. They have committed a crime, that's okay. For that they have already served the sentence. That's all. Okay, thank you. Thank you, sir, for guiding us. With kind permission, we request our honorable guests to please be seated on sofa so that we will begin with our short film. Now we have came to most special part of this event, and I am proud to present a short film created by a group of law students on legal awareness focused on one of the most pressing issues of our time, human trafficking and drug abuse.